जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था ताकि वो घननंद को मार सके, और घननंद को मारने के बाद नंद वंश की समाप्ति करने के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है, जिस वंश को हम लोग मौर्य वंश कहते हैं या फिर मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। आज हम उसी के बारे में सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी कहानी जान लें, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, घनानंद के शासन काल में, घनानंद के राज्य में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम चाणक्य था, और उनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अपमान कर दिया था घनानंद ने। अपमान करके अपने सेनाओं से इन्होंने ये कहा कि इस व्यक्ति के जटाओं को खोलकर, क्योंकि चाणक्य जटा बांधा करते थे, मतलब चोटी बांधा करते थे, जटाओं को खोलकर साम्राज्य से बाहर कर दो। तो चाणक्य ने उसी दिन ये कसम खाई थी कि घनानंद, मैं तब तक इस जटा को नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हें मगध के साम्राज्य से उखाड़ के फेंक न दूं। बस उसी के गुस्से में, उसी की तपस्या में चाणक्य वहां से निकल जाते हैं और घूमते टहलते एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पे एक बालक मिलता है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। उस बालक की कलाओं को देखकर, कुछ गेम खेल रहे थे, उस कलाओं को देखकर चंद्रगुप्त के मन में आया, यही बालक है जिसकी हम सहायता करके इसको हम विविध कलाओं को सिखाकर हम घनानंद को पराजित किया जा सकता है। तो उस चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया और अपनी विविध कलाओं से इनको परिचित कराया, इनको सिखाया, और फिर इनको मगध के साम्राज्य पर, मतलब घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए बताया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद घनानंद को से इन्होंने अपने साम्राज्य को छीन लेते हैं, पर उसी के लिए फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे हम लोग मौर्य वंश के बारे में कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी थी, मैंने आपको बता दी। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरी चीजें। देखिए, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का, इस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध में मिला लिया और एक नए वंश, मतलब मौर्य वंश या फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जो मैंने आपको बताई। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 में एक मौर्य वंश की स्थापना की है। कब? 322 में। और 298 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मैंने आपको कहानी में भी बता दिया, अब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और एक विशाल राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में, कहां पर? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत एवं पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और उत्तर पश्चिम, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, और फिर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था केवल मौर्य साम्राज्य। ठीक है, विस्तार किया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, मतलब कौटिल्य, जिनकी उपाधि दी गई थी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कभी किसी का नाम नहीं था। जिन राजाओं के आगे विष्णुगुप्त लगता है, ये समझ के चलिए उन्होंने अपनी उपाधि दी थी विष्णुगुप्त की। ठीक है, किसी का नाम नहीं है ये। तो चाणक्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। उनकी सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य कहो या फिर कौटिल्य कहिए या फिर विष्णुगुप्त कहिए, तीनों लोग एक ही चीज है। ठीक है, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, को अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि इनकी सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद इकट्ठी की गई थी, जहां पर 30 लोगों की सभा हुआ करती थी। उनमें जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, को प्रधानमंत्री बनाया
घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री दुर्धरा से, किससे, दुर्धरा से विवाह कर लिया। जब घनानंद को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को पराजित किया, उसकी पुत्री थी दुर्धरा, जो नाम था उसका, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली, मतलब विवाह, मैरिज कर ली, मैरिज हो गई तो मतलब विवाह कर लिया। फिर देखिए आगे कि मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा, तो उनका नाम है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बन के गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अब किसके कहने पर गया, तो सेल्यूकस के कहने पर। ठीक, किसके राजदरबार में राजदूत था, तो सेल्यूकस के। किसके दरबार में गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी अगर समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप लोग समझ लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 298 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इन्होंने किसको हराया, घनानंद को हराया। घनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसका विस्तार उत्तर में हिमालय, तो दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सिपाहियों के साथ इन्होंने संपूर्ण भारत को रौंद दिया था, मतलब विजिट कर लिया था, दौरा किया था 6 लाख सैनिकों के साथ। ठीक है, फिर आगे देखिए हमने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब चाणक्य की सहायता से घनानंद को, मतलब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया, क्योंकि घनानंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था और उसको अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो नंद राजवंश को नष्ट कर दिया। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एक कमेटी बनाई सलाह देने वाली, तो उनका प्रधानमंत्री किसको बनाया, तो चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, और घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से ही शादी कर ली। फिर मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस के कहने पर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को, जो यूनानी राजदूत था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया। देखिए, इसने क्या सोचा था, इसने ये सोचा था कि 305 ईसा पूर्व में जब इसने मगध पर आक्रमण किया तो इसके दिल दिमाग में ये था कि मगध का राजा जो है ना, वो घनानंद ही है। ठीक है, पहुंचेंगे, चुपचाप उसे मार के गिरा के मगध का साम्राज्य अपने में ले लेंगे। लेकिन बेचारे किस्मत थी फूटी, वो जब मगध पे आक्रमण करने पहुंचा तो वहां मिल गया इनको चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु चाणक्य जैसे महान व्यक्ति, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक जैसी पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इनकी किस्मत थी फूट गई थी सेल्यूकस निकेटर की। तो इन्होंने सोचा था घनानंद तो वहां पे राजा है, पहुंचेंगे मार के मगध साम्राज्य को अपने में ले लेंगे। लेकिन बेचारे जब वहां पहुंचे तो इनकी मुलाकात हो गई इससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो मैं बता रहा हूँ, सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर इसकी भी पुत्री का नाम था हेलेना, उससे इसने विवाह कर लिया। जब भाई हार गए तो इन्होंने भी सोचा और रिश्तेदारी ही बदल लें। क्या मतलब भाई, दुश्मनी करने से बहादुर आदमी को रिश्तेदार बना लेते हैं, अपने अपना दामाद बना लेते हैं।
इन्होंने अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। जाओ पुत्री खुश रहो, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इनके बीच एक संधि हुई, किसके बीच? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक समझौता हुआ। सेल्यूकस ने जो है ना 500 हाथी लिए, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। 500 हाथी के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को इसने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत में फैल गया था, चारों तरफ पूरे साम्राज्य था इसका। ठीक है, सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र को 500 हाथी के बदले में इसने उपहार में दे दिया। ठीक, फिर देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, ये इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? मौर्य वंश। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही वंश चल रहा था, तो मेगास्थनीज जो थे इन्होंने जब पुस्तक लिखी इंडिका, तो इनकी जो है मौर्य वंश की जानकारी इसमें मिलेगी। ठीक है, अब मिलती है। आगे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व सलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। ये चीज मैंने आपको तीसरी ही क्लास में मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म में मैंने ये चीज आपको बता रखी है, और यहाँ भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व सलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए हैं। फिर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य की पुस्तक है। ठीक, सर विलियम जोन्स, ये देखें, सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले सर्वप्रथम सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ये भी याद रखेंगे कि सेंट्रोकोटस की पहचान किससे की गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से की गई। किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। आगे देखें, स्ट्रेबो के अनुसार पालीबोथम पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम था। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसका जो उपनाम दिया गया है कि पालीबोथम और पाटलिपुत्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जल्दी से लिखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अब आप लोग बीच में स्किप करके मत जाया कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, विशाख दत्त ने 9वीं सदी में मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की थी, तो याद रखें विशाख दत्त। विशाख दत्त ने ही मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद है कि जस्टिन नामक यूनानी लेखक, एक यूनानी लेखक था जिसका नाम है जस्टिन। ठीक है, के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज के साथ, कितने? 6 लाख, 6 लाख फौज के साथ संपूर्ण भारत को विजित किया। ठीक है, ये चीज याद रखें कि 6 लाख फौज के किसके अनुसार? तो जस्टिन नामक एक यूनानी लेखक था, इसने ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख फौज के साथ पूरे भारत को, संपूर्ण भारत का जो है उसने विजित किया था। ठीक है, फिर आगे एक है मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल के लिए अलग से एक विभाग बना था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारी को महामात्य कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है,
इसको आप लोग ख्याल रखें। क्या रखेंगे आप कि किसके अनुसार कि जो 30 सदस्य थे उसके उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो महामात्य कहा जाता था। ठीक है, तो मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल के लिए अलग से एक विभाग बना था जिसमें 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को, उसमें से जो उच्च अधिकारी मतलब बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें महामात्य कहा जाता था। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, उसके बाद हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार, मैं आपको बताता चलूं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र अशोक हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। ठीक है, ये चीज आप लोग अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल की क्लास में हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अब बिंदुसार में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसलिए क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, तो छोटी क्लास होगी, तो इसके लिए परेशान मत हो आप लोग। जो भी चीज पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि क्लियर रहे हर बात, आप रिवीजन कर सकें। बहुत सारा कंटेंट लेकर बहुत सारा लिखने के बाद ना पढ़े रूम पे बैठ के, ना पढ़े घरों पे बैठ के, कॉपी दोबारा ना खुले तो कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जैसे अभी मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया, इसको बस आप 2 बार, 1 बार 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों चीजों को मैं एक साथ पढ़ा देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अशोक का चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्तंभ लगवाया है। सत्यमेव जयते जिसमें से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सब हम आपको बताएंगे अशोक में उसमें जब पढ़ाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं ताकि आपको हर एक चीज याद होती रहे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में नए उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।